अच्छा जी, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिमांड। तो शुरू करते हैं फिर। तो डिमांड का चैप्टर पढ़ते हुए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा डिमांड करता है ना, उस बंदे को हम कंज्यूमर कहते हैं। यानी डिमांड करने वाला बंदा कंज्यूमर होता है और डिमांड जो है रिप्रेजेंट करता है एक कंज्यूमर की विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ गुड और अ सर्विस। अब ये विलिंगनेस और एबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो अगर आसान अल्फाजों में बात करें तो विलिंगनेस का मतलब होता है किसी गुड को खरीदने की चाहत होना या ख्वाहिश होना। अगर आपके पास किसी गुड को या सर्विस को खरीदने की ख्वाहिश है, चाहत है, इसका मतलब आपके पास विलिंगनेस टू बाय दैट गुड या सर्विस है। और एबिलिटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी का आसान अल्फाजों में मतलब होता है कि आपके पास इतनी सफिशिएंट इनकम हो, आप इस काबिल हो कि आप वो गुड अफोर्ड कर पाओ। तो अगर एक कंज्यूमर के पास विलिंगनेस और एबिलिटी साथ में होगी ना एक गुड या सर्विस को खरीदने की, तभी वो डिमांड करेगा, वरना डिमांड नहीं हो पाएगी। अब हम कुछ सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। सिचुएशन 1, फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने लिए एक फॉर्च्यूनर खरीदूं, लेकिन मेरे पास फॉर्च्यूनर खरीदने के पैसे ही नहीं है। तो इस केस में मेरे पास डिमांड करने की विलिंगनेस तो है लेकिन एबिलिटी नहीं है। तो क्या मैं फॉर्च्यूनर की डिमांड करूंगा? नहीं करूंगा। सिचुएशन 2, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं 1 या 10 फॉर्च्यूनर भी खरीद सकता हूं, लेकिन मुझे फॉर्च्यूनर पसंद ही नहीं है, मेरी फॉर्च्यूनर खरीदने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। तो इस केस में मेरे पास एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। तो क्या मैं फॉर्च्यूनर की डिमांड करूंगा? नहीं करूंगा। इसीलिए डिमांड इफेक्टिव होने के लिए विलिंगनेस और एबिलिटी का साथ में होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हुई तो डिमांड नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। अब हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांड। अब क्वांटिटी डिमांड का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है बेसिकली द वॉल्यूम और द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ कंज्यूमर इज डिमांडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर टी शर्ट की शॉप पे गया और उसने 5 टी शर्ट्स की डिमांड की, तो वो 5 क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड होगा। तो क्वांटिटी डिमांड का क्या मतलब होता है? आसान अल्फाजों में वो तादाद या वो मिकदार जिसमें आप एक गुड की डिमांड कर रहे हो। तो क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है नंबर ऑफ गुड्स अ बायर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हमारे पास एक और चीज आती है एंड दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देखें, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ने की वजह से वो गुड लोगों के लिए महंगा हो जाएगा, अनअफोर्डेबल हो जाएगा, लोग उस गुड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और लोग उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे। यानी कंज्यूमर प्राइस बढ़ने के बाद उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड को कम कर देंगे और जब एक प्रोडक्ट की प्राइस गिरेगी तो वो प्रोडक्ट लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा और प्राइसेस गिरने की वजह से कंज्यूमर उसको ज्यादा अफोर्ड कर पाएंगे और क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन देखूं तो यहां पे मेरे पास नेगेटिव रिलेशन बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स वाली क्लास में देख लिया था कि जब भी दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन देखूं तो ये भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल्स यानी प्राइस और क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड गिर जाती है, प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन क्या बनेगा? नेगेटिव रिलेशन बनेगा। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स वाली क्लास में एक और चीज पढ़ी थी कि जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ जो है हमेशा हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो अब अगर मुझे डिमांड कर्व बनाना हो तो मेरा डिमांड कर्व जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो मैं जो है आपको एक डिमांड कर्व भी बना के दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं 2 एक्सिस खींचूंगा और 2 एक्सिस खींचने के बाद मैं अपना एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाऊंगा। अब यहां पे जो है मैं लिखूंगा प्राइस और यहां पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन दिखा रहा हूं ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया क्वांटिटी डिमांड और यहां पे मैंने लिख दिया डी, क्योंकि ये डिमांड कर्व है, और यहां पे मैंने लगा दिया एक ओरिजिन। अब मैं इस डिमांड कर्व पे रैंडमली कोई भी एक पॉइंट मार्क कर देता हूं। इधर लेट्स से ये है मेरा पॉइंट ए
और मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ और फिलहाल जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो है ये और क्वांटिटी है ये। तो प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है P और क्वांटिटी चल रही है Q। अब अगर मैं प्रोडक्ट की प्राइस गिरा दूं, जब प्रोडक्ट की प्राइस गिरेगी तो अब मेरा नया पॉइंट क्या हो जाएगा, B। मैं A से मूव करके B पे आ जाऊंगा और जब प्रोडक्ट की प्राइस गिरी P से P1 तो क्वांटिटी जो है मेरी बढ़ चुकी है Q से Q1 और मैं A से मूव करके आ चुका हूं B पे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है ना, तो प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व में हमेशा हमेशा मूवमेंट आती है। ठीक है जी, तो A से B पे मूवमेंट आई है मेरी डिमांड कर्व में और मेरी क्वांटिटी Q से Q1 बढ़ गई है और इस क्वांटिटी के बढ़ने को मैं कहूंगा एक्सटेंशन इन डिमांड। यानी आसान अल्फाजों में एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब होता है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस गिरे तो प्राइस गिरने की वजह से जो क्वांटिटी बढ़ेगी ना, उस क्वांटिटी के बढ़ने को हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। अब जो है हम प्राइस बढ़ा के भी देख लेते हैं। अगर मैं जो है प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दूं फ्रॉम P टू P2, तो जब मैं प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाता हूं P से P2 तो मेरी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्वांटिटी गिर जाएगी Q से Q2 और अब मैं A से मूव होके आ जाऊंगा C पे। तो दोबारा प्राइस चेंज की वजह से मूवमेंट आई और ये जो मेरी Q से Q2 डिमांड गिरी है, इस डिमांड के गिरने को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी आसान अल्फाजों में कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब होता है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड गिर जाए और उस क्वांटिटी डिमांड के गिरने को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आई होप ये आप लोगों को डिमांड कर्व क्लियर होगा। तो ये देखें यहाँ पे एक साफ सुथरा डिमांड कर्व बना हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट की प्राइस थी P और क्वांटिटी थी Q, यानी हम पॉइंट A पे ऑपरेट कर रहे थे। जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी P से P1 तो मैं जो है A से मूव होके आ गया B पे और क्वांटिटी जो है Q से गिर गई Q1। और हमेशा क्वांटिटी गिरती है तो इसको हम क्या कहते हैं, जब प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी गिरेगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी Q से Q1 जो क्वांटिटी गिरी है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और अगर मैं प्राइस गिरा दूं P से P2 तो प्राइस गिरने की वजह से मेरी क्वांटिटी बढ़ गई Q से Q2 और इस क्वांटिटी के बढ़ने को मैं क्या कहूंगा, एक्सटेंशन इन डिमांड। और याद रखना है प्राइस चेंज की वजह से हमेशा डिमांड कर्व में मूवमेंट आती है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का डिफरेंस। देखें इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक बंदे की या एक सिंगल कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड। यानी एक मार्केट में लेट्स से अगर दो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर A और कंज्यूमर B। अब मैं सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर की बात करूं ना कि कंज्यूमर A कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो एक सिंगल कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन एक मार्केट में अगर दो कंज्यूमर हैं या तीन कंज्यूमर हैं या चार कंज्यूमर हैं, तो अगर मैं सारे कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर दूं ना तो वो टोटल डिमांड कहलाती है मार्केट डिमांड। यानी मार्केट डिमांड का क्या मतलब होता है, डिमांड इन अ मार्केट बाय ऑल कंज्यूमर्स। तो एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स मौजूद हैं उन सबकी क्वांटिटी डिमांड को अगर मैं एड अप कर दूं तो सारी इंडिविजुअल डिमांड को एड अप करने के बाद मेरे पास क्या आता है, मार्केट डिमांड। तो देखें क्या लिखा हुआ है, if we sum or add all the individual demand it becomes market demand। यानी जो मेरी इंडिविजुअल कस्टमर्स की डिमांड है उन सब इंडिविजुअल कस्टमर्स की डिमांड को मैं एड अप कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड बन जाएगी। अब देखिए मार्केट डिमांड का मैंने ग्राफ क्या बनाया है। ये कंज्यूमर A का डिमांड कर्व है, प्राइस चल रही है मार्केट में 10 और कंज्यूमर A डिमांड कर रहा है 8 यूनिट्स। ये आ गया कंज्यूमर B का डिमांड कर्व। तो प्राइस $10 है और $10 प्राइस पे कंज्यूमर B कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 12। तो अगर मैं दोनों इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को ऐड अप कर दूं तो $10 प्राइस पे सारे कंज्यूमर्स मिला के कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 20 यूनिट्स की। तो ये मेरा मार्केट डिमांड का कर्व आ गया जहां $10 प्राइस पे 20 यूनिट्स की डिमांड हो रही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है डिमांड इन अ मार्केट बाय अ सिंगल कंज्यूमर और मार्केट डिमांड का मतलब होता है डिमांड इन द मार्केट बाय ऑल कंज्यूमर्स। तो अब जरा और आगे बढ़ते हैं। अब जो है याद रखिएगा कि एक मार्केट में ना डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती,
बल्कि कुछ नॉन प्राइस फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है। ठीक है, तो अब हमें बारी बारी कुछ नॉन प्राइस फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जहां पे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं होगी, प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट रहेगी, लेकिन प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से एक प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला जो नॉन प्राइस फैक्टर है ना, जिसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड चेंज करता है या डिमांड में चेंज आता है, दैट इज चेंज इन इनकम। अब सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स में ना इनकम को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो इनकम को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये गलत चीज है। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनकम को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो मुझे एक बात बताएं, अगर आप लोगों की इनकम बढ़ जाए तो आप क्वांटिटी डिमांड बढ़ाएंगे या गिराएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब इनकम बढ़ेगी तो आपकी परचेजिंग पावर और अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे और डिमांड आप ज्यादा करोगे, बिकॉज नाउ यू आर एबल टू अफोर्ड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और वो डिमांड ज्यादा करेगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो हमारी नॉर्मल सोच है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। अब नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स में क्या फर्क है? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ब्रांडेड, लग्जरी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और ये कंपैरेटिवली थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना, वो जरा पुअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और इस वजह से उनकी जो है प्राइस भी कम होती है, वो कंपैरेटिवली थोड़े चीप होते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदोगे या इंफीरियर? ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे और आप नॉर्मल गुड्स जो कि ब्रांडेड गुड्स हैं वो ज्यादा खरीदोगे और जो इंफीरियर घटिया क्वालिटी के गुड्स हैं वो आप कम खरीदोगे। तो देखें, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर इनकम गिरेगी तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड गिरा दूंगा, बिकॉज नाउ आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड दीज एक्सपेंसिव गुड्स। तो इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ी, इनकम गिरी, नॉर्मल गुड की डिमांड गिर गई। लेकिन अगर मैं इंफीरियर गुड की बात करूं तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ाऊंगा नहीं बल्कि गिराऊंगा, बिकॉज नाउ आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स। तो इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिर जाएगी, और अगर इनकम गिरी तो मुझे मजबूरन दोबारा इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं वही अफोर्ड कर पाऊंगा, मेरी इनकम कम हो चुकी है। तो इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड की डिमांड गिरेगी। तो अब आपको जो है क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उस हिसाब से आप क्वेश्चन को आंसर करोगे। आप अंधाधुंध ये नहीं लिख सकते कि इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी। भाई सबसे पहले प्रोडक्ट तो देखो कि वो नॉर्मल गुड की बात कर रहा है क्वेश्चन में या इंफीरियर गुड की, उस हिसाब से आपको आंसर में लिखना होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल गुड की बात हो रही है और डिमांड बढ़ानी है तो आप कह सकते हो कि हाँ इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है। लेकिन आप इंफीरियर गुड की डिमांड में बढ़ने में ये नहीं लिख सकते कि इनकम बढ़ने की वजह से इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ रही है, वो गलत हो जाएगा। तो आई होप ये इनकम वाला केस आपको क्लियर होगा। अब एक चीज आप लोगों को और पता होनी चाहिए कि जब भी आप पेपर में इनकम वाला फैक्टर लिखोगे तो इनकम वाला फैक्टर लिखते हुए आपको जो है ये भी बताना पड़ेगा कि इनकम बढ़ क्यों रही है या गिर क्यों रही है। यानी आप अगर एग्जाम में लिख रहे हो ना कि इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, तो आपको एग्जामिनर को ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर इनकम बढ़ने का क्या रीजन है या इनकम गिरने का क्या रीजन है। तो बहुत आसान से दो रीजन हैं जो कि आप लिख सकते हो। इनकम बढ़ने का पहला रीजन क्या है कि एक इकोनॉमी में बूम आ गया। अब ये हम इकोनॉमिक ग्रोथ के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि बूम का क्या मतलब होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये याद रखें कि जब इकोनॉमी में बूम आता है ना तो लोगों की इनकम बढ़ जाती है। तो इनकम बढ़ने का पहला रीजन ये लिख सकते हो कि इकोनॉमी में बूम आ गया, या दूसरा रीजन आप ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कम कर दिया है। अब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम पे लगाया जाता है, जो गवर्नमेंट आपसे आपकी इनकम पे टैक्स लेती है ना, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स का रेट कम कर दे, गवर्नमेंट आपसे कम टैक्स ले, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अब इसी को अगर हम रिवर्स कर दें तो वो इनकम कम होने के रीजन बन जाते हैं। अगर मैं लिख दूं एक इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, तो रिसेशन आने की वजह से क्या होगा भाई, इनकम जो है कम हो जाएगी। बूम का ऑपोजिट रिसेशन होता है। तो अगर डिक्रीज इन इनकम का रीजन लिखना हो तो मैं लिख दूंगा कि एक इकोनॉमी में रिसेशन आ गया या गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स का रेट बढ़ा दिया। ठीक है जी, तो आप इनकम बढ़ने या गिरने के ये रीजन लिख सकते हैं। अच्छा जी,
अब अगर हम हमारे दूसरे नॉन प्राइस फैक्टर की बात करें ना, तो वो पहले से मिलता जुलता ही है, दैट इज चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि इंपोज किया जाता है इनकम्स पे ऑफ कंज्यूमर, और ये जो है फंड्स पे भी लगाया जाता है, यानी फंड्स के प्रॉफिट्स पे भी लगाया जा सकता है, और ये टैक्स कंज्यूमर की इनकम पे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज आती है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है, अगर आपकी जो इनकम है इसमें से टैक्स माइनस कर दिया जाए, तो टैक्स माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है ना आपके पास, वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। लेट्स से अगर एक इंडिविजुअल की इनकम है $1000 और गवर्नमेंट उस पर 10% इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स ले रही है, तो आप $100 का टैक्स पे करोगे और पीछे जो $900 इनकम बच जाएगी, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी, तो अब अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स का रेट बढ़ा दे, डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम ऑब्वियस सी बात है कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आपकी परचेजिंग पावर और अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी और आप डिमांड कम कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन द गुड। अब वो नॉर्मल है, इंफीरियर है, इसका केस आपको पता है कि इनकम चेंज होगी तो आप इसको कैसे लिखोगे। और अगर उल्टा हो, डायरेक्ट टैक्स का रेट गवर्नमेंट कम कर दे, गवर्नमेंट कम टैक्स ले रही है, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द गुड। ठीक है जी, तो यहां पे भी हमने प्राइस की बात नहीं की, ये भी हमारा दूसरा नॉन प्राइस फैक्टर था। अब हम तीसरे नॉन प्राइस फैक्टर पे आते हैं, दैट इज चेंजेस इन पॉपुलेशन। अब भाई अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन चेंज हो जाए तो पोटेंशियल बायर्स चेंज होंगे और डिमांड में भी चेंज आएगा। अब अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है, उस कंट्री में ज्यादा लोग आ गए हैं, ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल बायर्स भी बढ़ेंगे, पोटेंशियल बायर्स बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। और अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाए, पोटेंशियल बायर्स कम हो जाएंगे और डिमांड भी कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन की वजह से भी आपकी डिमांड चेंज होती है। अब एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप पॉपुलेशन वाला फैक्टर लिखें तो आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है या गिर क्यों रही है। अगर आप ये लिख रहे हैं ना पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो एग्जामिनर को बताएं कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, रीजन दें, और पॉपुलेशन गिर रही है तो भी बताएं कि डिमांड क्यों, पॉपुलेशन क्यों गिर रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ने का आसान सा रीजन क्या है कि कंट्री में जो है बर्थ रेट बढ़ चुका है या इमिग्रेशन हो रही है। अब आई वाली इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है, आई वाली इमिग्रेशन का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में बाहर से लोग आ रहे हैं, तो जाहिर है जब बर्थ रेट बढ़ेगी या बाहर से आपकी कंट्री में लोग आएंगे तो कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और अगर पॉपुलेशन गिरानी हो तो इसके रीजन आप क्या लिखेंगे कि भाई कंट्री में डेथ रेट बढ़ चुका है या ई वाली इमिग्रेशन हो रही है। ई वाली इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है, जब आपकी कंट्री से लोग चले जाएं किसी और कंट्री में, तो जाहिर है जब डेथ रेट बढ़ेगा, ज्यादा लोग मरना शुरू हो जाएंगे, या ई वाली इमिग्रेशन होगी, लोग आपकी कंट्री छोड़ के जाएंगे तो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ये रीजन आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारा चौथा नॉन प्राइस फैक्टर आता है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि दो टाइप की एडवर्टाइजमेंट होती है। सबसे पहली जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, दैट इज परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। अब परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, ये वो एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस करते हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट में आप क्या करते हो, एक्टर्स को हायर करते हो, मॉडल्स को हायर करते हो, और जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करते हो ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सके और आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ा सको। तो जब भी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट करेगा, कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे उसके प्रोडक्ट की तरफ और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट जब भी होगी, इफेक्टिव परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट जब भी होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट करती है, और ये गवर्नमेंट करती है लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट जो है बहुत बेनिफिशियल है, लोग अगर इसे खरीदें तो लोगों का बहुत फायदा होगा, जैसे कि वैक्सीन हो गई, एजुकेशन हो गई, इस टाइप के प्रोडक्ट्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को पॉजिटिव इफेक्ट्स बताएगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एडवांटेजेस बताएगी कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, तो लोग जो है उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कर देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई प्रोडक्ट लोगों के लिए नुकसान दे, फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, तो गवर्नमेंट अब भी इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट करेगी, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, लेकिन अब गवर्नमेंट लोगों को उसके
ड्रॉबैक्स के बारे में बताएगी, हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताएगी कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना नुकसानदेह है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स अवेयर होंगे और डिमांड गिर जाएगी। तो देखें क्या लिखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कर रही है और पॉजिटिव इफेक्ट्स या बेनिफिट्स बता रही है एक प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग अवेयर होंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कर रही है और नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट्स बता रही है एक प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग अब भी अवेयर होंगे लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड गिरा देंगे। ठीक है, तो परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमेशा डिमांड बढ़ती है, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड गिर भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि गवर्नमेंट ने फायदे बताए हैं एक प्रोडक्ट के या नुकसान। लेकिन आप पेपर में सीधा सीधा यही लिखेंगे, अगर लेट्स से आपको किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने का रीजन बताना है ना, तो आप ये लिखें कि जब एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगी, लोग जो है अट्रैक्ट होंगे उस प्रोडक्ट की तरफ और डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपको पेपर में सिंपल रखना है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ना कि इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट हो रही है या परसुएसिव हो रही है, इतना कॉम्प्लेक्स पेपर में नहीं करना। आप सीधा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का वर्ड यूज करेंगे कि इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगी तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। अब एक और छोटा सा नॉन प्राइस फैक्टर आता है, दैट इज चेंजेस इन वेदर। अब देखें कभी कभार क्या होता है, सीजनल चेंज की वजह से या वेदर चेंज होने की वजह से भी एक प्रोडक्ट की डिमांड इफेक्ट होती है। अब विंटर सीजन की अगर हम बात कर लें, तो जैसे ही विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन आते ही जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है, और जब समर सीजन आता है तो जैकेट्स की डिमांड गिर जाती है। तो अक्सर सीजनल चेंज की वजह से भी प्रोडक्ट की डिमांड इफेक्ट होती है। अभी हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें एग्जामिनर ने एक सवाल किया था, एक्सप्लेन 2 रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फिश, और उसकी मार्क स्कीम में एग्जामिनर ने लिखा हुआ था कि लोग जो है विंटर सीजन में फिश खाना प्रेफर करते हैं, तो हो सकता है विंटर सीजन आ गया और लोगों ने फिश की डिमांड बढ़ा दी हो। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए अपने आंसर को ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, तो सीजनल चेंज की वजह से भी डिमांड चेंज होती है। तो क्या लिखा हुआ है, अगर एक प्रोडक्ट का पीक सीजन आएगा डिमांड बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल जैकेट्स इन विंटर। अगर एक प्रोडक्ट का ऑफ सीजन आ जाए डिमांड गिरेगी, फॉर एग्जाम्पल जैकेट्स इन समर। तो आई होप ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट नॉन प्राइस फैक्टर आ रहा है, दैट इज चेंजेस इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं भाई, तो 2 रिलेटेड गुड्स होते हैं हमारे पास। पहला रिलेटेड गुड जो है वो है सब्स्टिट्यूट्स। अब सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट्स का आसान अल्फाजों में मतलब होता है 2 ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, यानी 2 ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट हैं जो आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो। अगर आपको एक ना मिले तो आप दूसरे से भी काम चला सकते हो। जैसे हम कोक और पेप्सी की बात कर लें, तो कोक और पेप्सी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर मुझे पेप्सी नहीं मिल रही तो मैं कोक से भी काम चला सकता हूं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट्स इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना एक दूसरे के। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मेरा एक प्रोडक्ट है, उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, और अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए तो लोगों को वो प्रोडक्ट महंगा लगने लगेगा और उसके कस्टमर अब मेरे पास शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट भी सिमिलर ही है ना उससे। अगर हम कोक और पेप्सी की एग्जांपल लें, मैं पेप्सी हूं, मेरा सब्स्टिट्यूट कोक है। अगर कोक अपनी प्राइस बढ़ा दे तो कोक के सारे कस्टमर किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, मेरे पास शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मेरा प्रोडक्ट चीप लगेगा और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर सब्स्टिट्यूट जो है अपनी प्राइस गिरा दे तो मेरे कस्टमर को सामने वाले का प्रोडक्ट सस्ता लगेगा, मेरे कस्टमर उस पे शिफ्ट होंगे और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर आपने तो बोला था हम नॉन प्राइस फैक्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ तो प्राइस चेंज हो रही है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है? नहीं, यहाँ पे प्राइस किसकी चेंज हो रही है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की चेंज हो रही है। तो मेरे प्रोडक्ट के लिए ये अभी भी एक नॉन प्राइस फैक्टर ही है। तो देखिए क्या लिखा है, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए तो कंज्यूमर जो है वो मेरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट होंगे, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर सब्स्टिट्यूट अपनी प्राइस गिरा दे तो मेरे कस्टमर सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी। ठीक है जी, अब हम दूसरे जो है रिलेटेड गुड की बात करते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ये 2 ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं। यानी अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट की डिमांड करेगा ना, तो वो साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट की भी डिमांड करेगा। ये 2 ऐसे जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा
पेट्रोल वाली गाड़ी लेगा, हाइब्रिड कार्स की मैं भी फिलहाल बात नहीं कर रहा, जो बंदा पेट्रोल वाली गाड़ी लेगा वो जाहिर है पेट्रोल की भी डिमांड करेगा। तो कार और पेट्रोल क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। वैसे इंक पेन और इंक क्या है, दोनों साथ में डिमांड की जाती है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है दो साथ में डिमांड किए जाने वाले, यानी जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। अब अगर मेरे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं पेट्रोल बेच रहा हूं, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होगा, कार होगा। अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ जाए, गाड़ी की प्राइस बढ़ जाए, तो गाड़ी की तो डिमांड गिरेगी, ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होगी भाई, गिर जाएगी। तो देखें, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड अपनी प्राइस बढ़ाए तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की तो डिमांड गिरेगी, ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट की भी डिमांड गिर जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड अपने प्रोडक्ट की प्राइस गिराए तो उसकी तो डिमांड बढ़ेगी, साथ में मेरे भी मजे हो जाएंगे, मेरे प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी हमारे लिए एक नॉन प्राइस फैक्टर था। तो आई होप आपको ये नॉन प्राइस फैक्टर्स क्लियर होंगे। अब एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन है जिसको हम सिट्रस पेरिबस कहते हैं, और सिट्रस पेरिबस का क्या मतलब होता है, ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, या व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट, जब सारी चीजें अपनी जगह कांस्टेंट हो ना, एक को छोड़ के। अब याद रखिएगा, जब भी हम नॉन प्राइस फैक्टर्स की बात करते हैं ना, तो हम सिट्रस पेरिबस अजम्पशन को यूज करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि जब भी नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है ना, तो प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट है, डिमांड में सिर्फ और सिर्फ चेंज किसकी वजह से आ रहा है, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आ रहा है। यानी अगर मैं बोलूं कि पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो मैं पीछे अज्यूम कर रहा हूं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसी को हम सिट्रस पेरिबस कहते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं कि पॉपुलेशन की वजह से डिमांड बढ़ रही है, नॉन प्राइस फैक्टर है ना ये, तो मैं अज्यूम करूंगा कि पीछे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सिट्रस पेरिबस भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभार डेफिनेशन में आ जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें जो है डिफरेंस पढ़ना है मूवमेंट और शिफ्ट का। तो अब जो है मूवमेंट तो हमने सीख ली थी कि मूवमेंट कैसे होगी। अगर प्राइस गिरने की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम उसको एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे, और प्राइस गिरने की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी तो एक्सटेंशन इन डिमांड, और प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी गिरेगी तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब एक और चीज, अगर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होगी, अगर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होगी तो डिमांड कर्व में कभी भी मूवमेंट नहीं आएगी, बल्कि डिमांड कर्व में क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। ठीक है, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो मूवमेंट आती है, लेकिन नॉन प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो हमेशा हमेशा शिफ्ट आता है। अब हम इसके ग्राफ भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं दो एक्सिस बनाता हूं, और मैंने बनाया ये मेरा डिमांड कर्व, और लेट से ये चल रही है प्राइस और ये चल रही है क्वांटिटी। अब मैं लेबलिंग नहीं कर रहा, लेबलिंग मैंने आप लोगों को सिखा दी है, तो मैं सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी लिख रहा हूं फिलहाल, और मैं जो है ऑपरेट कर रहा हूं पॉइंट ए पे। अब जब भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से बढ़ेगी ना, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से जब भी डिमांड बढ़ती है तो आपकी डिमांड कर्व में एक राइटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट आता है। आप पूरे के पूरे डिमांड कर्व को राइट की तरफ या बाहर की तरफ शिफ्ट करोगे, और आपका जो है ये जो पहले डिमांड कर्व डी था, अब आपका एक नया डिमांड कर्व बनेगा जो कि राइट की तरफ या आउटवर्ड की तरफ बनेगा, और इसको आप D1 का नाम दे दोगे, और आप जो है एरो बना के दिखा दोगे कि भाई ये एक राइटवर्ड शिफ्ट है। और आप क्या करोगे, इसी प्राइस को आगे एक्सटेंड करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम क्या अज्यूम करते हैं कि प्राइस जो है अपनी जगह कांस्टेंट रहेगी ना, जब नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो मैंने उसी प्राइस को आगे एक्सटेंड किया D1 तक, और देखें अब मैं मूव होके आ गया पॉइंट बी पे, मैं ए से बी पे आ गया, और मेरी क्वांटिटी क्या हो गई भाई, बढ़ गई Q से Q1। तो नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से जब भी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व में राइटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट आता है, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और इस डिमांड के बढ़ने को क्या मैं एक्सटेंशन इन डिमांड बोलूंगा? नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन इन डिमांड सिर्फ तब होती थी जब प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़े। यहां तो प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट है, तो इसको मैं बोलूंगा, ये जो मेरी क्वांटिटी बढ़ी है ना, इसको मैं बोलूंगा इंक्रीज इन डिमांड।
ठीक है, इसको मैं एक्सटेंशन इन डिमांड नहीं बोल सकता, इसको मैं इंक्रीज इन डिमांड बोलूंगा। बच्चे अक्सर पेपर में यही भंड मार देते हैं, एग्जामिनर बोलता है एक्सप्लेन 2 रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड, और बच्चे लिख के आ जाते हैं कि भाई प्राइस कम हो गई जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। तो भाई क्या उसने एक्सटेंशन का पूछा था? नहीं ना, इंक्रीज का पूछा है, तो नॉन प्राइस फैक्टर्स बताओ। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से डिमांड का बढ़ना। अब जो है मैं आपको डिमांड गिराने का भी ग्राफ दिखा देता हूं। मैंने 2 एक्सिस खींचे, ये मैंने बनाया डिमांड कर्व, और मैं एज इट इज अपनी जो है प्राइस और क्वांटिटी निकाल लेता हूं। तो फिलहाल जो है मेरे प्रोडक्ट की ये प्राइस चल रही है और ये क्वांटिटी चल रही है, और मैं ऑपरेट कर रहा हूं पॉइंट ए पे, और ये मेरा डिमांड कर्व है डी। अब जब नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड गिरेगी ना, तो डिमांड गिरने की वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, लेकिन इस दफा डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड या इनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, और मेरा डिमांड कर्व जो है अब डी से D1 की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ। इसको मैं बोल दूंगा D1, एरो बना के दिखाया कि इनवर्ड शिफ्ट है। और अब मैं किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूं? बी पे, और यहां से मैं अपनी एक क्वांटिटी निकाल लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो है वो क्वांटिटी गिर चुकी है Q से Q1, और इस क्वांटिटी के गिरने को मैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं क्या बोलूंगा? डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड का कम होना। ठीक है, तो याद रखनी है 2-3 बेसिक चीजें, मैं समरी दे रहा हूं। जब भी प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड गिरेगी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, एक्सटेंशन इन डिमांड। और ये दोनों मूवमेंट के थ्रू दिखाए जाएंगे। जब भी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट करो डिमांड कर्व को और इंक्रीज इन डिमांड करके दिखाओ। नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड गिरेगी, लेफ्टवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट करो और डिक्रीज इन डिमांड करके दिखाओ। तो अब ये देखें इधर क्या हो रहा है। पहला हमारा केस है प्राइस गिरने का। तो देखें यहां पे मैंने मूवमेंट और शिफ्ट का कंपैरिजन किया है। देखें मेरे प्रोडक्ट की प्राइस थी P, मैं क्वांटिटी Q खरीद रहा था। जैसे ही प्राइस गिरी P से P1, तो क्वांटिटी बढ़ गई Q से Q1, और इस क्वांटिटी के बढ़ने को क्या बोलूंगा? एक्सटेंशन इन डिमांड। लेकिन अगर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़े, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी Q से Q1, और इस क्वांटिटी के बढ़ने को क्या बोलूंगा? इंक्रीज इन डिमांड। ऐसे ही अगर प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी गिर जाएगी, और इस क्वांटिटी के गिरने को क्या बोलूंगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से अगर डिमांड कम करनी है, तो मेरा डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, क्वांटिटी गिर जाएगी Q से Q1, और इसको मैं क्या बोलूंगा? डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।